मलिक गुलाम मोहम्मद ने अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस कर दिया। तो जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्ज़ाम्स। इस लेक्चर में हम लोग मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस को कवर करेंगे। लॉ गेट के सिलेबस में जो 5 नंबर का पोर्शन है वो लीडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें 8 लीडिंग क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, जिनमें से आज हम लोग मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस को कवर करेंगे। इसको मैं बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी। हम लोगों ने इस केस के की पॉइंट्स निकाल के तो ये लेक्चर तैयार किया है। तमीज़ुद्दीन के केस की अगर बात की जाए तो इस कहानी में 3 मेन किरदार हैं। सबसे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन, उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन और ग़ुलाम मोहम्मद। अब इस केस को स्टडी करने के लिए इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से असल कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। तो चलिए पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अब सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, जिसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दिए गए होते हैं, जिसमें फंडामेंटल लॉज होते हैं कि एक कंट्री जो है वो कैसे चलेगा। अब पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आइन तो चाहिए था। तो यहाँ पे दो काम किए गए। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अडॉप्ट किया गया एज एन इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे नंबर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली क्रिएट की गई, जिसका पर्पस था पाकिस्तान का फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। अब ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, इसके जो प्रेसिडेंट बने वो फर्स्ट प्रेसिडेंट कायदे आज़म बने, और कायदे आज़म की जब डेथ हुई 1948 में, एक साल बाद ही, तो जो सेकंड प्रेसिडेंट बने इस असम्बली के वो मौलवी तमीज़ुद्दीन बने। तो इस तरीके से मौलवी तमीज़ुद्दीन की एंट्री होती है इस केस में। अब इस केस के दूसरे किरदार की तरफ आते हैं जो कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। अब जब कायदे आज़म की डेथ होती है 1948 में, तो चूँकि कायदे आज़म कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ गवर्नर जनरल भी थे। तो जब कायदे आज़म की डेथ हुई तो गवर्नर जनरल की सीट जब खाली हुई तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन को अपॉइंट किया गया सेकंड गवर्नर जनरल, और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे। लेकिन लियाकत अली खान की 1951 में असैसिनेशन हो जाती है। अब लियाकत अली खान की जब असैसिनेशन हो जाती है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की सीट खाली हो जाती है। तो जो नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन को अपॉइंट किया जाता है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन चूँकि गवर्नर जनरल थे और वो गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब ख्वाजा नाज़मुद्दीन की जगह पे मलिक गुलाम मोहम्मद को पाकिस्तान का थर्ड गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है। अब ख्वाजा नाज़मुद्दीन जब 1951 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जो मलिक गुलाम मोहम्मद है वो गवर्नर जनरल बनते हैं, तो 2 साल बाद ही इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, और जो गवर्नर जनरल थे ग़ुलाम मोहम्मद, वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस कर देते हैं। अब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके सेक्शन 10 के अंडर जो गवर्नर जनरल था उसके पास पावर थी कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस कर दिया और नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जो कि मोहम्मद अली बोगरा थे। अब मोहम्मद अली बोगरा जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मोहम्मद अली बोगरा को भी ये खदशा था कि जिस तरह मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस कर दिया है, इसी तरीके से वो कहीं मुझे भी डिसमिस ना कर दें। तो मोहम्मद अली बोगरा और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली मिल के एक अमेंडमेंट लेके आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो कि सेक्शन 10 जिसके अंडर जो गवर्नर जनरल था उसके पास जो इख्तियारात थे कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है,
उस सेक्शन 10 को इन्होंने रिपील कर दिया अमेंडमेंट के थ्रू, और एक नया सेक्शन जो है वो ऐड किया गया जो कि सेक्शन 223A था। सेक्शन 223A कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन से डील करता था। जो हम लोग 5 तरह की रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, सर्शिरारे, तो ये सारी जो रिट्स हैं, ये सेक्शन जो 223A अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, ये हाई कोर्ट को एम्पावर करता था कि हाई कोर्ट ये रिट्स जो है वो इशू कर सकती है। अब इस अमेंडमेंट से मलिक गुलाम मोहम्मद की जो पावर्स थी वो कम हो गई, और ये चीज़ मलिक गुलाम मोहम्मद को पसंद नहीं आई, और उन्होंने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी उसको ही डिसमिस कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के जो प्रेसिडेंट थे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन इस फैसले को चैलेंज कर देते हैं चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध में, और कोर्ट से प्रे करते हैं कि 2 तरह की रिट्स जो है वो कोर्ट इशू करे, रिट मैंडामस और रिट को वारंटो, ताकि जो कोर्ट है वो रिट मैंडामस के थ्रू गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन कर दे, गवर्नमेंट को रोके कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के जो अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेयर ना करे, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है उसको बहाल किया जाए। रिट को वारंटो थी वो फाइल की गई ताकि जब गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को डिसमिस किया था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने एक नई कैबिनेट बनाई थी मिनिस्टर्स की, तो इस नई कैबिनेट को ख़त्म करने के लिए ये रिट को वारंटो फाइल की गई। अब यहाँ पे जो कोर्ट का डिसीजन आता है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन की फेवर में आता है। कोर्ट यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करती है कि जो गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद है उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को डिसमिस करें, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है वो एक सॉवरन बॉडी है। और यहाँ पे कोर्ट ने ये चीज़ भी डिसाइड की कि जो मोहम्मद अली बोगरा ने अमेंडमेंट्स की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, वो वैलिड अमेंडमेंट्स हैं। तो इस तरीके से जो कोर्ट का डिसीजन था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन की फेवर में आ जाता है। अब जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट के इस फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज कर देती है, जो कि उस टाइम पे फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऐसे ही समझ लें, जो पहले नाम था वो फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था। तो गवर्नमेंट जब फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये फ़ैसला चैलेंज कर देती है तो फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को रिवर्स कर देती है और मौलवी तमीज़ुद्दीन के अगेंस्ट जो है वो डिसीजन पास कर देती है। अब कोर्ट यहाँ पे कहती है कि जो गवर्नर जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का एक पार्ट है, लिहाजा अगर कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कोई भी अमेंडमेंट पास करती है, कोई भी एक्ट करती है, यहाँ पे गवर्नर जनरल की असेंट जो है वो ज़रूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है उसने यहाँ पे जो अमेंडमेंट पास की है, जो सेक्शन 10 रिपील किया है और जो सेक्शन 220A को ऐड किया है, वो अमेंडमेंट इनवैलिड हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने गवर्नर जनरल से असेंट ही नहीं ली। तो इस तरीके से जो फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इस केस को फाइनली डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट की फेवर में और मौलवी तमीज़ुद्दीन के अगेंस्ट। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।